हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 9 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब तक 8th स्टैंडर्ड तक हमने जितनी भी ज्योग्राफी पढ़ी है वो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी ज्यादा डिटेल में नहीं थे, एक इंट्रोडक्शन टाइप से ही पढ़ा है। अब हम क्लास 9 और 10th में हर प्रीवियस जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उन्हीं टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। मे बी कुछ टॉपिक्स सीक्वेंस वाइज आ जाएं, कुछ ऐसे हो सकते हैं आगे पीछे कोई सीक्वेंस ना रहे, लेकिन जो है अर्लियर टॉपिक्स को ही हम डिटेल में 9th और 10th में कवर करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंडिया, साइज एंड लोकेशन। अब जैसे कि इस चैप्टर के नाम से ही क्लियर है कि हम इस चैप्टर में इंडिया के साइज के बारे में पढ़ेंगे, कितना बड़ा है, कितना एरिया में फैला हुआ है, कितना वास्ट है, क्योंकि हम लोग हमेशा यही पढ़ते ना इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। अब वो कितना वास्ट है वो हम साइज में पढ़ेंगे। एंड इट्स लोकेशन, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन, ये कहाँ पर है। अब इंडिया क्योंकि कंट्री है तो हम इसकी लोकेशन जो है वर्ल्ड में देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है। अगर बात करते हैं लोकेशन की तो एक जनरल सी बात है, मेरा और आपका एड्रेस जो है दैट सिग्निफाइज द लोकेशन ऑफ आवर प्रेजेंट एड्रेस, है ना। जैसे अगर अभी आपको पूछा जाए कि आप कहाँ पर बैठे हो तो आप डेफिनेटली इसी सेंटर का एड्रेस बताओगे, है ना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपका घर कहाँ पर है तो आप अपने घर का एड्रेस बताओगे। तो ये है हमारी और आपकी लोकेशन। अब ऐसे ही इंडिया क्योंकि कंट्री है तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये एग्जैक्ट वर्ल्ड में कहाँ पर लोकेटेड है, इतनी बड़े ग्लोबल एरिया में कहाँ पर है, तो पूरे ग्लोब पे हम उसे लोकेट करेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। इस चैप्टर में हम फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इंडिया की लोकेशन का, हम इंडिया को लोकेट करेंगे। सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा इंडिया का साइज, ये फर्स्ट टॉपिक रहेगा, ये आपका सेकंड टॉपिक रहेगा। थर्ड मेजर टॉपिक रहेगा आपका इंडिया एंड द वर्ल्ड, मतलब जब हमने इंडिया का साइज देख लिया, उसकी लोकेशन देख ली, फिर हम पूरे वर्ल्ड में इंडिया का क्या रिश्ता है, वर्ल्ड में इंडिया कहाँ, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो देखेंगे हम। और फिर उसके बाद में इंडिया के नेबरर्स, मतलब हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखने में चैप्टर बहुत छोटा सा लग रहा है, बट जब हम इसे पढ़ेंगे तो बहुत इजीएस्ट मोस्ट वे से पढ़ेंगे ताकि हमें बहुत जल्दी से समझ आ जाए। बच्चों, चैप्टर को, ज्योग्राफी को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट की डिटेल को, डेप्थ को समझ लिया तो आप हर क्वेश्चन का आंसर अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर इंडियाज लोकेशन। अब इसमें साइज एंड लोकेशन, इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो फर्स्ट पैराग्राफ है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, उसमें दो मेन पॉइंट्स हैं। एक तो उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन। एंशिएंट का मतलब प्राचीन, बहुत पुरानी, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता। अगर देखा जाए तो हमारे पूरे वर्ल्ड में काफी पुरानी पुरानी सभ्यताएं मौजूद हैं, उन पुरानी एंशिएंट सिविलाइजेशंस में से इंडिया एक है। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्टरी पार्ट। देन सेकेंड इज इंडिया has achieved multi-faceted socio-economic progress। सेकेंड पॉइंट का मतलब क्या है, इंडिया ने पिछले, अगर आज के एट प्रेजेंट इस समय की आप बात करें, अब से लेकर पीछे मुड़ के देखें, यानी कि आजादी से पहले, आजादी के बाद और अब आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, तब
अब तक इंडिया ने मल्टी फैसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर लिया। मल्टी फैसेटेड मतलब बहुआयामी, मतलब हर डिफरेंट एंगल से, जिस एंगल को उठा लोगे वहीं पे इंडिया ने प्रोग्रेस की है। जिस मर्जी टॉपिक को आप उठाओ वहां पर इंडिया ने प्रोग्रेस की है, मतलब तरक्की की है। अगर सोशियो इकोनॉमिक मेजर पार्ट इन्होंने एक दिया है, सोशियो का मतलब सामाजिक स्तर पे। अब सामाजिक स्तर पे क्या है, कुछ समय पहले आप देखें अपने दादा दादी के जमाने में या उनसे पहले उनके पेरेंट्स के जमाने में, अगर आप बात कहानियां सुनते हैं अपनी फैमिली में, तो वो ये बताते हैं कि पहले हमें अपनी बात रखने का हक नहीं था। ठीक है, काफी सारे सोशल इविल्स थे, उनमें से एक तो आपको बहुत टिप्स पे होगा, सती प्रथा वगैरह। तो ऐसे जो सोशल इविल्स थे उनको वहीं पर एक मतलब लोगों ने इतना सेक्रीफाइस किया है, रेवोल्यूशनरी मोमेंट्स रहे हैं, और उन क्रांतियों के द्वारा क्या किया गया है, वो सारी गलत गंदी प्रथाएं जिनको हम कहते हैं, वो सब सोशल इविल्स हटा दिए गए हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोग्रेस। हमने सोशल लेवल पे क्या प्रोग्रेस की है। देन सेकेंड हमारा आता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इकोनॉमिक मतलब पैसे के लेवल पे, मतलब हमने कितनी तरक्की कर ली है कमाने में। अब इकोनॉमिक लेवल से अगर प्रोग्रेस को आंकते हैं तो इसमें काफी सारे डिफरेंट कैटेगरीज आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास आ जाता है एग्रीकल्चर, फिर हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्री। ठीक है, अब एग्रीकल्चर को अगर आप देखते हो तो पहले हम लोग पुराने औजारों से खेती किया करते थे, जैसे हल होता था, जानवरों के साथ हल बाते थे वहां पे खेत में। ठीक है, और फिर खुरपा, कही वगैरह, इनसे हम लोग खेती किया करते थे। लेकिन अब जो है लेटेस्ट मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर जो है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो हमारे पास मशीनरी है, मॉडर्न मशीनरी से हम लोग खेती करते हैं, और उसकी आउटपुट बहुत अच्छी है, जिससे कि हम कम समय में ज्यादा आउटपुट दे पाते हैं, जिससे कि हमारा जो टर्नओवर है वो बढ़िया है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारी जीडीपी ने काफी प्रोग्रेस की है। हमारे देश की जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ काफी अच्छी हुई है, और इस इंडस्ट्री को तो हम भूल ही नहीं सकते। देखिए पहले ना इंडस्ट्रीज कैसे होती थी, छोटे लेवल पे होती थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसमें कि अच्छी हाईटेक मशीनरीज नहीं यूज होती थी। लोग अपने हाथों से काम कीजिए, मैनुअल लेवल ज्यादा रहता था, मैनुअल लेबर, तो जिसकी वजह से आउटपुट काफी देर में आती थी और काफी ज्यादा लॉस भी हो जाता था उसमें। लेकिन अब क्या है, अगेन द सेम पॉइंट इज हियर, स्किलफुल लेबर है, ठीक है, हाई टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट मशीनरीज हैं, मॉडर्न मेथड्स हैं, तो इससे क्या है, हमारी इंडस्ट्री ने कम समय में ज्यादा आउटपुट देती है, और फिर फाइनली हमारा अगेन कमाई बहुत अच्छी है। देन आप आईटी सेक्टर को कैसे भूल सकते हो। आईटी सेक्टर पहले तो हमारे पास था ही नहीं, बिफोर इंडिपेंडेंस, ये समझ लीजिए, क्योंकि आईटी सेक्टर जो भी था वो अंग्रेजों का था, और वो कैसा था, वो कुछ भी नहीं था, नील के बराबर था। अब जो है ये आईटी सेक्टर हमारा, हमने आईटी सेक्टर में इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को कहीं हद तक ये पीछे करने वाला है। तो ऑल दीज थ्री, बेसिकली these three things contributed a lot in our economic progress. अब आपको ये वर्ड क्लियर हो चुका होगा, मल्टी फेसेटेड, बहुआयामी, मतलब एक पर्टिकुलर चीज नहीं है कि ये चीज हट गई है या ये चीज हमने एक मशीन खरीद ली है तो हमारी प्रोग्रेस होगी, नहीं, एक ही वर्ड में काफी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। सो एट दिस इज कॉल्ड बहुआयामी, मतलब मल्टीपल पाथवेज के थ्रू हमने सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की है। आई होप इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट पैराग्राफ है दैट इज क्लियर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लोकेशन। अब स्टूडेंट्स देखो, अर्लियर क्लासेस में क्लास 6 और 7 में आपने ये पढ़ा है कि जो इंडिया है ये टोटली नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। आपने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में भी पढ़ा हुआ है। लैटिट्यूड्स क्या हैं? लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस विच आर ड्रॉन हॉरिजॉन्टली। ये है हॉरिजॉन्टल लाइंस, है ना, हॉरिजॉन्टल।
These lines are also called parallels. Then आपने longitudes के बारे में पढ़ा हुआ है कि longitudes क्या होते हैं. Longitudes are the imaginary vertical lines. ये vertical lines हैं और these lines are also called meridians. ठीक है, इतना आपने पढ़ा हुआ है. और लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का एक जो कॉम्बिनेशन बनके तैयार होता है दैट इज कॉल्ड ग्रिड. ये भी आपने पढ़ा हुआ है. अब अगर इंडिया को लोकेट करना है तो हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए. हमारे पास उसकी लैटिट्यूडनल वैल्यूज होनी चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज होनी चाहिए. फिर हम उसको प्लॉट करेंगे और जहां दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होंगे, दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट होंगे, दैट मीन्स दैट इज द एग्जैक्ट प्लेस वेयर इंडिया इज लोकेटेड. ठीक है, अब इसके लिए आपने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में जो चीजें पढ़ी हुई हैं उसको एक बार रिकैप करते हैं, रिवाइज करते हैं. जैसे ये हमारा पूरा अर्थ है, ग्लोब. ठीक है, अब ग्लोब में आपने ये पढ़ा हुआ है कि हमारी जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री पे टिल्ट है, मतलब इतने एक्सिस पे टिल्ट है ये, है ना. अब क्योंकि ज्योग्राफर्स ने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स डिसाइड किए हैं, ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस क्या हैं, ये वो लाइंस हैं जो कि हमारी अर्थ के सरफेस पे किसी पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट करने के काम आती है. ऐसे लोकेशन ढूंढना बहुत मुश्किल है, बट जो हमारे ज्योग्राफर्स थे, ज्योग्राफर्स ने ये काम बहुत आसान कर दिया. ठीक है, कैसे किया. उन्होंने सबसे पहले अर्थ को एक बेस लाइन दी और इसको बोल दिया 0 डिग्री इक्वेटर. 0 डिग्री पे एक लाइन बनाई, बेस लाइन, उसका नाम उन्होंने रख दिया इक्वेटर है ये. और इस लाइन ने हमारी अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में all the things that lies, all the latitudes, all the things, all the places which lies above this 0 degree latitude, above this 0 degree equator belongs to northern hemisphere, and all the places that lies below this 0 degree equator belongs to southern hemisphere. तो ये 2 equal halves में geographers ने divide किया. Then thereafter they have divided the earth vertically also. They said ये जो वर्टिकल डिवीजन है इससे अर्थ को अगेन दे हैव डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स, एंड these 2 equal parts are of ईस्टर्न हेमिस्फीयर. अब इसमें ये वाला हिस्सा ईस्टर्न हेमिस्फीयर उन्होंने बताया और उन्होंने कहा ये वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर है. ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. अब ये क्या था, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और प्राइम मेरिडियन. इसको क्या बोलेंगे, बेस लाइन यहां से जो ली है उसका नाम उन्होंने रख दिया प्राइम मेरिडियन. अब प्राइम मेरिडियन क्या है, ये लंदन के ग्रीनविच एरिया से बिल्कुल बीचों बीच से पास होती है, इसीलिए इसका नाम ग्रीनविच मेरिडियन भी है. ठीक है, ये आप रिकैप करते चलिए, आप अपने अर्लियर कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करेंगे, देन इट विल बी बेटर फॉर यू टू कलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम दिस चैप्टर क्विकली. देन फिर उन्होंने क्या किया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 डिग्री यानी कि 90 लैटिट्यूड्स दिए ऐसे करके. उसमें से कुछ मेन लैटिट्यूड्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने होते हैं. आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मेन लैटिट्यूड्स हैं. 0 यहाँ आते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री लैटिट्यूड है. ठीक है, कहाँ का, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का. और ऐसे ही लैटिट्यूड्स क्या है नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में, और वो भी 90 डिग्री पे आता है. ये वाला जो लास्ट लैटिट्यूड है दैट इज एट 90 डिग्री और वो साउथ पोल है. ये इसको साउथ पोल कहा जाता है और इसको 90 डिग्री को इसको नॉर्थ पोल कहा जाता है. ठीक है, देन लॉन्गिट्यूड्स का जो डिवीजन है ये पैरेलल इसलिए कहते हैं लैटिट्यूड्स को, अगर आप रिकॉल करते हो कॉन्सेप्ट, क्योंकि दे रन पैरेलल टू ईच अदर, दे डू नॉट कन्वर्ज.
एट एनी पॉइंट। हाँ, डिस्टेंस जो है, ये लाइंस जो है लैटिट्यूड की, अगर आप देखते हो तो इक्वेटर में मैक्सिमम है, सबसे बड़ी लाइन इक्वेटर की है, ठीक है, और लीस्ट कहाँ पर है, पोल्स पे, सबसे छोटी लाइन। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ का, ये वेरी करता है एज वी मूव टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड एज वी मूव टूवर्ड्स द साउथ पोल। बट जो मेरिडियंस है हमारे पास, मेरिडियंस क्या है, दे कन्वर्ज एट पोल्स। These meridians they converge at pole. पोल पे जाके सारे मेरिडियंस मिल जाते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आप ये देखो, 0 डिग्री के इस तरफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 डिग्री यानी कि 180 लॉन्गिट्यूड्स है, और 0 डिग्री के इस तरफ भी पूरे 180 लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो टोटल कितने हो गए, 360। टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स हो गए हमारे पास, 360। अब 360 लॉन्गिट्यूड्स को कैसे ध्यान रखा जाए कि कौन कौन से लॉन्गिट्यूड्स, अगर काउंट करोगे तो 0 से 180 और 0 से 180 तो ज्यादा हो जाते हैं ना। आप ये देखो, 0 डिग्री जो है, अगर दोनों की 0 डिग्री डिफरेंट मानी जाए, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर की, और दोनों की 180 डिग्री अलग अलग मानी जाएगी तो लॉन्गिट्यूड ज्यादा हो गए। अब इसमें एक केस ये है कि 360 0 डिग्री एंड 360 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है, दिस इज वन इन द सेम लॉन्गिट्यूड आर सेम। एक ही लॉन्गिट्यूड है जो 360 पढ़ा जाता है, और वही को, उसी लॉन्गिट्यूड को हम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। क्योंकि जब अर्थ है, जब ये यहां से स्टार्ट हुई, ठीक है, 0 डिग्री से, जब ये ऐसे चक्कर काट के आएगी, ऐसे वापस यहीं आना है इसने, तो 360 डिग्री और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड सेम है ना। अब 180 का देखते हैं, जो 180 डिग्री है, 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स, both are same, both are same, ठीक है। जैसे 360 0 डिग्री सेम है, वैसे ही 180 डिग्री ईस्ट 180 डिग्री वेस्ट सेम है। अब ये जो पूरा पैटर्न लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का ग्लोबल अर्थ की सरफेस पे इमेजिनरी लाइंस जो ड्रॉ हो गई हैं, जो ज्योग्राफर्स ने पैटर्न बना दिया, दिस पैटर्न इज कॉल्ड ग्रिड। ऐसा ही है ना। अब हमें किसी चीज को लोकेट करने के लिए, अब देखो यहां तक तो आपने पढ़ा हुआ है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आप इंडिया की जब लोकेट कर लोगे तो इंडिया को, तब आप देखना कि ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। अब उसी को प्रूव करेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ कैसे रहा है, ठीक है। अब इंडिया की जो लैटिट्यूडनल वैल्यूज हैं वो है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ऐसे ही 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। ये है हमारे पास लैटिट्यूडनल वैल्यूज इंडिया की, लैटिट्यूडनल वैल्यूज, और ये है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज। अगर हम अब लैटिट्यूडनल वैल्यू को देखते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। अब देखो ये है हमारा 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। अगर ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे माना जाएगा, तो ये फर्स्ट वाला लैटिट्यूड जो है वो 10 डिग्री पे आ रहा है, यानी कि यहाँ कहीं 8 डिग्री बैठेगा, 8 डिग्री 4 मिनट्स, और 37 डिग्री का मतलब हो गया 20, 30, 37 डिग्री यहाँ कहीं, ठीक है। अब मैं इसको 1 मिनट दूसरे मार्कर से मार्क कर देती हूँ तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। ये है आपका 1 और ये 2, ठीक है। अब हमारे बात आती है लॉन्गिट्यूडनल की।
लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। अब यहाँ से देखिए आप 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट यहाँ आ गया, ये है आपका लॉन्गिट्यूड, यानी कि ये यहाँ, ठीक है, इतना ठीक है। और 97 डिग्री 25 मिनट्स यानी कि यहाँ, यानी कि ये है आपका पूरा इंडिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट्स लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू, ये आ गया हमारा इंडिया, ठीक है। ये हमने लोकेट कर दिया पूरे ग्लोबल सरफेस पे कि हमारा इंडिया है कहाँ पर एग्जैक्टली। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज को, किसी भी प्लेस को, किसी भी पॉइंट को अर्थ पर लोकेट कर सकते हैं इजीली इफ वी आर हैविंग द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। आपका जो मोबाइल में जीपीएस सिस्टम है, ये भी तो यही करता है। आप लोग लोकेशन शेयर करते हो मोबाइल के थ्रू, तो लोकेशन शेयर करने के बाद क्या वो आपका घर ले लेता है, फोटो लेता है? नहीं, वो जब लोकेशन आप शेयर करते हो तो वो क्या शेयर कर रहा है, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज। और जहां वो पॉइंट इंटरसेक्ट होते हैं, जहां वो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल वैल्यू जाके मिलती है, इंटरसेक्ट होती है, वहां पर वो पर्टिकुलर चीज लोकेटेड होती है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, उस प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन होती है। अब ये सिमिलर कैसे है, देखो जैसे ग्रिड में इंटरसेक्ट हो रही है ना लाइंस, वैसे ही मिल जाती है हमें प्लेस। आप लोग अपने ग्राफ में भी तो ऐसे ही लोकेट करते हो। ये जैसे आपका मैथ्स में ग्राफ पेज होता है, ऐसे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस की वैल्यू चाहिए, वाई एक्सिस की वैल्यू चाहिए, और जहां पर ये दोनों पॉइंट मीट करते हैं, दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट विच वी आर इन नीड ऑफ। तो सेम यही मेथड यहाँ पर ग्लोब में हमारी अर्थ सरफेस पे इमेजिनरी लाइंस के माध्यम से, इमेजिनरी लाइंस के हेल्प से हम लोग काम करते हैं। अब इसको देखो आप, एक्स एक्सिस ऑलवेज कम प्रायर टू वाई एक्सिस, यही है ना ग्राफ का जो बेसिक है। हमें सबसे पहले कौन सी वैल्यू चाहिए होती, एक्स एक्सिस, उसके बाद कौन सी चाहिए होती, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस नेवर कम प्रायर टू एक्स एक्सिस। इन द सेम वे आप जब किसी चीज को प्लॉट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मार्क लैटिट्यूडनल वैल्यू, देन फॉलोड बाय लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज, ठीक है। तो आपका लैटिट्यूडनल वैल्यू पहले आएगी और फिर उसके बाद में आपकी आएगी लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज। अब इंडिया का जो मेन लैंड है उसके ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज थे, जिसको कि हमने अपनी अर्थ की सरफेस पे मार्क कर दिया कि यहाँ पर है। अब इंडिया की मेन लैंड की लैटिट्यूडनल वैल्यूज से क्या मतलब है, मैं आपको बताती हूँ। अब इस इतने से हिस्से को अगर हम यहाँ पर उठा लें तो हमारा कुछ ऐसे है ना अपना इंडिया, कुछ आई एम नॉट सो गुड विद द ड्राइंग बट गुड। कुछ ऐसे है ना इंडिया। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मेन लैंड, इसको जरा ध्यान से समझना। जब हम मेन लैंड की बात करते हैं, ये मेन लैंड के लैटिट्यूडनल वैल्यूज हैं। मेन लैंड दैट मीन्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, ये मेन लैंड के वैल्यूज हैं। जब बात करते हैं हम इंडिया यूनियन, तो इंडिया यूनियन क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं और यहाँ पर हमारे पास है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। इंडिया यूनियन का मतलब है इंक्लूडिंग दीज टू आइलैंड्स, ठीक है, इंक्लूडिंग दीज टू आइलैंड। जब हम इन दोनों आइलैंड्स को इंक्लूड करेंगे तो हमारा देखो अंडमान ऊपर वाला आइलैंड है, ऊपर वाले आइलैंड्स को हम अंडमान मानते हैं, और जो नीचे वाले आइलैंड्स हैं वो निकोबार आइलैंड्स हैं। तो निकोबार आइलैंड्स का जो सबसे लास्ट पॉइंट है दैट इज एट 6 डिग्री 45 मिनट्स तक, यानी कि अगर इंडिया यूनियन की बात करते हैं तो उसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंडियन मेन लैंड का जो
सदर्न मोस्ट पॉइंट है, दैट इज योर कन्याकुमारी, इंडिया मेनलैंड, ये हमारी मेनलैंड है और इसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज कन्याकुमारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस यू शुड राइट। These 2 points are also very important. Latitudinal values you have to remember. Then southernmost point of mainland is Kanyakumari, or sometimes in your NTEC exams instead of Kanyakumari, Cape Comorin is written. Cape Comorin is the oldest name of Kanyakumari. ठीक है? Now if we talk about the southernmost point of India Union, look, southernmost point of India Union. Now union means including islands, mainland including islands, ठीक है? And that is Indira Point. This Indira Point exists earlier before 2004, but now this Indira Point got submerged during tsunami in 2004. ठीक है? तो अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि इंडिया का जो मेनलैंड है वो जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी माना जाता है। दिस इज द इंडियाज मेनलैंड विदाउट आइलैंड्स। सो इंडिया का मेनलैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज कन्याकुमारी। बट इफ वी टॉक अबाउट इंडिया यूनियन, दैट मीन्स वी आर इंक्लूडिंग आइलैंड्स, देन द सदर्न मोस्ट पॉइंट इज इंदिरा पॉइंट. So don't get confused, always focus on the special words which I have mentioned here. Mainland, union. Why union is here? Union means mainland plus islands, both the areas together, and then at that time the Indira point will be the southernmost point because it lies at 6 degree 45 minutes. तो ये है आपका all in all लोकेशन का पार्ट कि हमने कैसे किसी चीज को, किसी प्लेस को लोकेट करते हैं और इंडिया को वर्ल्ड में कैसे लोकेट किया हमने। ये अब आप आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको काफी क्लियर है कि ग्राफ में कैसे वैल्यूज ली जाती हैं। जब आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है तो आपको ये भी समझ में आ गया है। आपको ये भी पता चल गया कि कौन सी वैल्यूज प्रायर आएंगी, वाई एक्सिस की कि एक्स एक्सिस की। इफ एक्स एक्सिस इज देयर, आपको पता है एक्स एक्सिस मस्ट बी, द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस शुड बी प्रायर देन द वाई एक्सिस। तो इन द सेम वे लैटिट्यूडनल वैल्यू शुड कम प्रायर देन द लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू, क्योंकि जो लैटिट्यूडनल वैल्यूज हैं दीज आर ऑफ पैरेलल्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस, एक्स एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज मेरिडियंस, वर्टिकल लाइंस, वाई एक्सिस। ठीक है, आपको इतने पोर्शन में क्या मीन है वो मैंने आपको बता दिया है। कौन कौन से लॉन्गिट्यूड्स सेम हैं, लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, और लैटिट्यूड्स को आप लेटी हुई लाइनें भी बोल सकते हो, लेटी हुई लाइनें लैटिट्यूड्स। ठीक है, फिर आपको लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू और लैटिट्यूडनल वैल्यू अपने मेनलैंड की मालूम होने चाहिए। इंडियन यूनियन में जो मेनलैंड है, इंडियन यूनियन का जो सदर्न मोस्ट latitudinal point है that is 6 degree 45 minutes and that is the point where Indira point exists. ठीक है, 6 degree 45 minutes, ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। मेनलैंड यूनियन का डिफरेंस, कौन सी वैल्यू पहले आएगी, कौन सी वैल्यू बाद में आएगी, कैसे हमने किसी चीज को लोकेट करना है, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स, ये सब कुछ अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट लोकेशन। ठीक है, आई होप आपको अंडमान निकोबार की कैपिटल मालूम होगी और लक्षद्वीप की भी कैपिटल मालूम होगी। ठीक है, वेरी गुड। जैसे लक्षद्वीप की जो कैपिटल है दैट इज कावारत्ती एंड अंडमान निकोबार की है पोर्ट ब्लेयर। दीज अंडमान निकोबार आइलैंड्स दे lie in Bay of Bengal, whereas
लक्षद्वीप आइलैंड्स लाई इन अरेबियन सी। बेसिकली ये अरेबियन सी तो बाद में बना है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। अर्लियर क्या था, ये इंडियन ओशियन, एक ही ओशियन था, बट आर इंडिया का टेपर्ड फ्रॉम 22 डिग्री ना लैटिट्यूड। तो टेपरिंग में जो इसकी ये टेपरिंग है ना, ये ऐसे पतला होता जा रहा है और ओशियन में चला गया है, उसी ने उस पर्टिकुलर ओशियन के दो हिस्से कर दिए हैं। तो दोनों हिस्सों में दो आइलैंड ग्रुप्स डिफरेंट डिफरेंट लाई करते हैं और उन दोनों हिस्सों के भी नाम अलग है ओशियन के पार्ट्स के, अंडमान एंड अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज साइज।